राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन को लेकर सियासी घमासान जारी है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब कांग्रेस अध्यक्ष को आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया वो सही है, लेकिन उसे उठाने का तरीका गलत है। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूं। उठाने का तरीका गलत है। राजस्थान में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था उस टाइम हाउस में गवर्नर एड्रेस पर इनको बोलना चाहिए था। मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। देखिए कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि राजस्थान में जो संकट है उस पर राजस्थान के जो कांग्रेस प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लिखित रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। गुरुवार सुबह ये रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाएगी। उसके बाद खड़गे उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सलाह मशवरा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में सरकार के गठन से लेकर अब तक जो कुछ भी राजनीतिक खींचतान रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, जो विवाद बीच बीच में उठता रहा है, उसमें फायर फाइटिंग अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही किया है और उन्होंने ही बार बार विवाद सुलझाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप किया है। तो इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी राय लेना चाहते हैं। कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप के सूत्रों ने हमें ये बताया है कि इस मामले में सचिन पायलट का जो रवैया रहा है वो एक एंटी पार्टी जो एक एक्टिविटी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो अनशन ना करें अपने ही राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मसले पर, लेकिन उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप की बात को अनसुना किया है और अनशन किया। तो उन्होंने अनुशासन को तोड़ा है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला बनता है। लेकिन इस पर कोई भी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लिखित रिपोर्ट कांग्रेस के प्रभारी हैं रंधावा, उनकी समीक्षा करने के बाद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सलाह मशवरा करने के बाद वो फैसला करेंगे। अभी ये तय नहीं है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से पहले क्या कांग्रेस अध्यक्ष समन भी कर सकते हैं सचिन पायलट को। इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये भी सोचा जा रहा है कि बेहतर होगा कि अशोक गहलोत से भी इस मामले में बातचीत की जाए, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। चुनाव की तैयारी चल रही है कांग्रेस खेमे में और ऐसे वक्त पर इस मामले में आगे कोई भी पहल करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसकी राय लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। संभव है कि कल शाम तक सचिन पायलट के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो, इस पर वो आगे एक रणनीति तय कर लें, क्योंकि 14, 15 और 16 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में नहीं होंगे और अगर वो कल शाम तक फैसला नहीं करते हैं तो फिर इस मामले में आगे फैसला करने में कुछ वक्त लग सकता है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। इस सबसे पहले बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए सचिन पायलट के अनशन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मेरा एक ही लक्ष्य है, महंगाई से जनता को राहत दिलाना। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। कि मैं कह चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान। उधर पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर चुटकी ली। मौका था राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने का। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो अभी राजनीतिक आपाधापी से गुजर रहे हैं, बावजूद इसके कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी
विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। उधर कर्नाटक में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। दूसरी सूची में 2 महिलाओं सहित 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें भी जगदीश शेट्टार का नाम गायब है, लेकिन जगदीश शेट्टार के विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और जिस सीट से वो विधायक है वहां से अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। शेट्टार यहीं से विधायक हैं और इस सीट से लड़ना चाहते हैं। कल जगदीश शेट्टार दिल्ली पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। शेट्टार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें लेकर असमंजस में क्यों है, पूरा मामला देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट में। 99% जगदीश शेट्टर जी दिल्ली में हैं। उन्हें 99% टिकट मिलना संभव है। जल्दी ही बात साफ हो जाएगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली आ रहे थे, उसी बीच येदियुरप्पा ने इस बयान के जरिए अपना संदेश बीजेपी आलाकमान तक पहुंचा दिया। इस बयान के घंटे भर बाद जगदीश शेट्टार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। करीब 45 मिनट बैठक चलने के बाद जब जगदीश शेट्टार बाहर निकले तो 2 टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिला और मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। हालांकि बीजेपी ने 179 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची मंगलवार रात को घोषित की, जिसमें हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा सीट का नाम नहीं था, जहां से जगदीश शेट्टार चुने जाते थे। इस सूची आने के बाद से जगदीश शेट्टार ने बगावती तेवर अख्तियार कर रखा था। उनके हजारों नाराज समर्थक सड़कों पर निकल आए थे। खुद बीजेपी कर्नाटक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उनको मनाने की कोशिश की। जगदीश शेट्टार जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, आदरणीय नेता है। उनको हम हमारे साथ वो रहेंगे, हम उनको समझा पाएंगे। मेरे भी आज उनसे बातचीत हुई है, हम उसमें अस्वस्थ हैं। जानकारों का मानना है कि जगदीश शेट्टार भी लिंगायत वर्ग से आते हैं, येदियुरप्पा के खास हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये नाराजगी आसान नहीं है। यही वजह रही कि रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बावजूद उम्मीदवारों की घोषणा के अंत तक माथापच्ची चलती रही। पहले बीएस येदियुरप्पा ने और उसके बाद में उनके खास जो सहयोगी हैं जगदीश शेट्टार, उन्होंने जेपी नड्डा से बैठक के बाद में ये कहा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गेंद अब बीजेपी आला कमान के खेमे में है। देखना है जब दूसरी लिस्ट आती है तो जगदीश शेट्टार का नाम आता है या नहीं। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और निहाल किदवई के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कई राज्यों में कोरोना के मामले अब थम नहीं रहे हैं, लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर 1115 नए कोरोना केस मिले हैं पिछले 24 घंटे में। यहां पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब 5400 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 320 नए केस सामने आए हैं। 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना संक्रमण दर अब करीब 15% पहुंच चुकी है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर फिलहाल 39 मरीज बताए जा रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली शहर की। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां भी महाराष्ट्र की तरह 1100 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 1 मरीज की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण दर यहां 23% के पार पहुंच चुकी है और अब एक्टिव केसेस यहां है 3000 से ज्यादा। दिल्ली में 203 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 24 घंटे में 677 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं।
तो कोरोना महामारी के बाद इस दौरान शहर हो या गांव, हर जगह पर लोग प्रभावित हैं। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के घरों का दरवाजा आशा कार्यकर्ताओं के लिए अब खटखटाना होगा, क्योंकि कोविड का सर्वे हो या फिर महामारी से जुड़ी हुई जागरूकता जानकारियां हो, इसके लिए अब आशा वर्कर्स को तैनात किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की हजारों आशा उषा कार्यकर्ताओं की हुंकार है। महीने भर से ये हड़ताल पर हैं। देवास में 1400 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि आज 22वां दिन है हम लोगों को सरकार के सामने हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार को कोई सुनवाई नहीं आती है। जैसे कि ये भैंस है, इनके सामने बीन बजा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस हड़ताल से आगर मालवा के अर्जुन नगर कॉलोनी में रहने वाली गजाला बी जैसी गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। मंगलवार को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य केंद्र तक लिस्ट नहीं पहुंची, इसलिए टीका नहीं लगा। अब गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर परिवार चिंतित है। मुझे अगले महीने टीका लग गया था मार्च में, और मुझे अप्रैल में टीका लगने का था। तो पिछले 1 महीने से कोई आशा कार्यकर्ता मेरे पास नहीं आई और मेरे को यही उन्होंने कि टीका लगना है। तो मुझे चिंता हो रही है, जैसे फिक्र हो रही बच्चे की कि कोई नुकसान नहीं या परेशानी नहीं। कोविड से पहले भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता जैसे कई काम इनके ही जिम्मे हैं। देश को पोलियो मुक्त बनाने से लेकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में ये अहम है। कई मायनों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सबसे बड़ी कड़ी। लेकिन तकलीफ यह है कि सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि ये स्वयं सेवक हैं। इन्हें तनख्वाह नहीं मानेदय मिलता है, वो भी कई महीनों की देरी से। सरकार से हमारी 15 मांगे, लेकिन अभी हमारी 2 मांगे हैं। हमें परमानेंट किया जाए और हमारा वेतन किया जाए। जैसे आशा सुपरवाइजर का 15,000 रुपया किया जाए और आशा का 10,000 रुपया वेतन दिया जाए। डिलीवरी में जाते हैं तो वहाँ भी ना तो हमें सोने बैठने की व्यवस्था रहती है, कुछ खाने पीने में सब बात में हमें कठिनाई आती है। और गांव में हर बात का सर्वे मांगते हैं, और पंचायत में भी अगर कुछ काम आता है तो वो भी आशा से ही करवाया जाता है। किसी भी बात का अगर कोई भी सर्वे हो तो वो आशा से ही करवाया जाता है, और उसका कोई वेतन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। सर, हमें जैसे कि 2,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हमारी पूर्ति नहीं होती और काम का मिलता है हमें पैसे। जैसे डिलीवरी ले जाते हैं तो 300 रुपये मिलते हैं। जैसे काम रहता है वैसे वैसे पैसे मिलते हैं हमें। तो आपको और क्या क्या काम करना पड़ता है? अभियान के दौरान हमें सर्वे दिया जाता है। अगर हम सर्वे नहीं करते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे 2,000 रुपये काट लिए जाएंगे। कोरोना काल में काम किया हमने, टीवी का सर्वे किया, कुष्ठ रोग का सर्वे किया, ये जिसके बाद आयुष्मान में रात को 8-8, 9-9, 12-12 बज गए हमें। शाजापुर जिले में आशा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बुधवार को मिली। सरकार एक बार फिर वायदा कर रही है। स्वभाव क्या मांग करना, अपनी मांग रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर मांग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्राथमिकता पर लेते हैं, और जहाँ पर महिलाओं की बात होती है वहाँ तो बड़े गंभीरता से वो विचार करते हैं। लाखों हजारों ये मेरी बहना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं के लिए पिटारा खोला हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस के भी सरकार में आने पर अपने वायदे हैं। दावे और वादे के बीच की जो दूरी है वो किसी से छिपी नहीं। मध्य प्रदेश में हर 1400 नागरिकों पर एक आशा या उषा कार्यकर्ता काम कर रही हैं, यानी अपनी क्षमता से 50% ज्यादा। उनकी मांग है कि उन्हें 10,000 रुपये वेतन प्रति महीने मिले, इसके साथ ही स्थायी नौकरी मिले। लेकिन सरकार का कहना है कि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा, यानी अतिरिक्त सिर्फ 1,000 रुपये प्रति महीना। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी सुनील, अरविंद, जफर मुल्तानी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। समानता के अधिकार और सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर किन्नर समाज ने आजाद मैदान में प्रदर्शन किया। किन्नरों ने आरोप लगाया कि उनके लिए पुलिस भर्ती में अदालती आदेश के बावजूद महाराष्ट्र सरकार महिला पुरुष की शर्त लगाकर उनके साथ अन्याय कर रही है। किन्नरों को पुलिस भर्ती में मौका मिलने की खुशी में निकिता ने ग्राउंड और लिखित परीक्षा दी, लेकिन अब उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है, जबकि ये आरक्षण चाहती हैं। अपनी इसी मांग को लेकर किन्नरों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन किया।
हमारी ये जो पुलिस भर्ती हमने की है ये ओनली 3 महीने की हमारी तैयारी है और 3 सालों से फीमेल तैयारी कर रही है। तो 3 साल से जो लड़की तैयारी कर रही है उसको मैं 3 महीने में मैं क्या कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकती है। तो अगर हमको इस भर्ती में हमको लेना है या मुख्य धारा में लाना है तो आरक्षण जरूरी है। हम लोग इस प्रवाह के लोग नहीं है, ये मुख्य धारा के हम लोग नहीं है, हम भीख मांग के खाने वाले लोग हैं। हम इन सब चीजों से अलग है। अगर हमको मुख्य धारा में लाना हो तो आरक्षण जरूर रहेगा। जब आरक्षण आ जाएगा तो सब लोग ऑटोमेटिकली इस धारा में आ जाएंगे। पुलिस सेवा में भर्ती के लिए किन्नरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब जाकर उन्हें थर्ड जेंडर के लिए अनुमति मिली। लेकिन आरक्षण नहीं होने की वजह से वो सपना अब बिखरता नजर आ रहा है। किन्नरों की मांग है कि झारखंड और कर्नाटक सरकार की तर्ज पर यहाँ भी आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार से बार बार ये बात दोहरा रहे कि झारखंड की पॉलिसी की बात महाराष्ट्र सरकार ने आगे बढ़ाई थी कि महाराष्ट्र सरकार ग्राउंड के लिए, मेडिकल के लिए या भर्ती के जो रूल्स होंगे टीजी के लिए उनको झारखंड की पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे। तो झारखंड की एक बेटर पॉलिसी थी कि उन्होंने विशेष सेवा भर्ती करके एक पॉलिसी उन्होंने अप्लाइड की थी, तो उसको भी महाराष्ट्र सरकार फॉलो करे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये नहीं कर रही है। जब हमने कोर्ट में अपील किया था तब यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोर्ट में गया था कि इनके लिए अभी पुलिस का वातावरण रेडी नहीं है, इनको एडमिशन मतलब इसमें भर्ती में सहभाग नहीं लेना चाहिए। तो ये इतनी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं जो संधि की समानता जो संविधान ने दी है उसको नकार रहे। आरक्षण की मांग को लेकर आजाद मैदान में किन्नरों को वंचित बहुजन आघाड़ी का भी साथ मिला। अब इनको अगर आपको समाज का एक हिस्सा बनाना है तो सब तरीके के प्रयत्न करना होगा और फर्स्ट जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी। अब एक्सेप्टेबिलिटी करने का जो संविधान का तरीका जो है वो आरक्षण एक तरीका है। तो इनकी जो मांग है कि हमको भी उसी तरह से देखा जाए और हमारे लिए भी एक आरक्षण की व्यवस्था वहाँ पर हो, ये कानूनी है और इनका अधिकार है और हक भी है कि जो कोर्ट ने इसको मान लिया है। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में 42,000 के करीब किन्नर हैं, लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में गिनती के ही किन्नर नजर आए। वैसे ये चाहते थे कि मंत्रालय तक जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें मंत्रालय तक न जाने दिया गया यहीं पर, बल्कि इन्हें रोक लिया गया है आजाद मैदान पर और अब इन्हें कहा गया है कि आप यहाँ प्रदर्शन करें, लिहाजा ये अपनी आवाज यहाँ इस आजाद मैदान में बुलंद कर रहे हैं। मुझसे कैमन रमीर रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।